हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम अध्याय 1 पालमपुर की कहानी का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें जानेंगे हम सविता की कहानी के बारे में। चलिए तो देखते हैं। हमारा सपनों का गांव, हमारा पालनपुर, द स्टोरी ऑफ पालनपुर अध्याय 1 है, जिसमें हम 2 टॉपिकों पर नज़र डालेंगे। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। जब खेतों में कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें जो धन की आवश्यकता होती है उसका इंतजाम कहाँ से करते हैं, और अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। और जब खेतों में उत्पादन पूर्ण हो जाता है तो उसमें से अपने यूज के लिए जितना रखना होता है वो रख लेते हैं, और बाकी का वो हम उसका बिक्री कैसे करते हैं। ये पार्ट 6 है। इससे पहले के सारे वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए तो खेती के लिए आवश्यक पूंजी। खेती के लिए आवश्यक पूंजी का इंतजाम कैसे करते हैं। आज के समय में जो आधुनिक कृषि की पद्धतियां अपनाई गई हैं उनके द्वारा खेती करें तो पैसे की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए अब जो किसान होते हैं वो आधुनिक तकनीकी के आधार पर खेती करते हैं तो उनमें अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर खाद बीज लगाना होता है, जिसके कारण पैसा अधिक चाहिए होता है। तो ये पैसा का किस तरह से किसान इंतजाम करते हैं, छोटे किसान किस तरह से करते हैं। देखिए, तो छोटे किसान जो अपने लिए पूंजी की जो व्यवस्था करते हैं वो ज़्यादातर उधार लेकर करते हैं। उधार ये गांव के किसी बड़े किसान से ले सकते हैं या फिर किसी साहूकार से ले सकते हैं, जो गांव में पैसे देने का काम करता है ब्याज पर, उससे कर सकते हैं। या फिर एक और जगह से ले सकते हैं जो खेतों के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करते हैं ना, उन व्यापारियों से कर्ज लेकर ये कर सकते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए इन्हें काफ़ी कष्ट भी सहने पड़ते हैं। किसी बड़े किसान से, साहूकार से या व्यापारी से अगर कर्ज लेंगे तो इनका रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा और चुकाने के लिए ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ेगा। चलिए सविता की कहानी देख लेते हैं, जो एक छोटी किसान है। वो अपने लिए पूंजी किस तरह से एकत्र करती है और उसके बाद खेती करती है। तो सविता लघु कृषक है, वो छोटे किसान है और उसके पास जो है 1 हेक्टेयर की भूमि है और वो उस पर गेहूं पैदा करने की योजना बना रही है। तो गेहूं पैदा करने के लिए उसे बीज चाहिए, कीटनाशक चाहिए और उसके अतिरिक्त उसे पानी चाहिए, और खेती करने के लिए जो औजारों की ज़रूरत है वो औजार उसके लिए चाहिए। तो उस सभी के लिए उसे कुछ नगद पैसों की आवश्यकता है। उसने हिसाब लगा लिया कि कार्यशील पूंजी के ही रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए। अब 3000 रुपये चाहिए तब वो खेती कर पाएगी। तो कहाँ से ले, तो उसने अपने ही गांव के एक बड़े किसान जिसका नाम तेजपाल है वहाँ से ऋण लेने का निश्चय कर लेती है, और वह सविता को ऋण देने के लिए राजी हो जाता है। और वो कहता है 24% की ब्याज पर कर्ज मिलेगा, और वो भी 4 महीने के लिए मिलेगा। ये सारी बातों के आधार पर सविता ब्याज लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाती है। ये कर्ज की जो दर थी काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी। साथ ही सविता को यह वचन भी देना पड़ता है कि जब कटाई का मौसम होगा तो सविता को श्रमिक के रूप में तेजपाल के खेतों में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम भी करना पड़ेगा, तभी 3000 रुपये उनको मिल पाएंगे। यह शर्त मंजूर है तो हमारे पैसे ले लीजिए, अन्यथा नहीं। यह मजदूरी बहुत ही कम है, 100 रुपये प्रतिदिन मजदूरी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। सविता जानती है कि खेत की कटाई पूरी करने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उसे अपना भी खेत काटने पड़ेंगे और उसके बाद तेजपाल के खेत भी काटने पड़ेंगे। कटाई का जो समय होता है बहुत ही व्यस्त होता है, बहुत ही काम होता है उस समय। तो 3 बच्चों की माँ के रूप में सविता को घर के सारे काम भी करने होते हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। इन सभी कठोर शर्तों को मानने के लिए सविता तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता है, मालूम है कि छोटे किसानों को आसानी से कर्ज मिलना बहुत ही कठिन है। इसलिए वो किसी साहूकार से या फिर किसी व्यापारी से या बड़े किसान से कर्ज लेने पर मजबूर होते हैं, और वो साहूकार, वो कर्जदार उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। अब बड़े किसान और मझले किसान जो होते हैं वो अपने लिए खेतों के लिए पूंजी का इंतजाम कैसे करते हैं। तो बड़े किसान होते हैं उनके पास ज़मीन काफ़ी ज़्यादा होती है और
उस पर वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर फसल करते हैं, मशीनों के द्वारा करते हैं, मज़दूरों के द्वारा करते हैं, तो उनके पास जो है ना उन खेतों से बचत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उसी बचत को वो क्या कर लेते हैं, आवश्यक पूंजी के रूप में रख लेते हैं, जिसका अगले वर्ष कृषि कार्यों में वो उपयोग कर लेते हैं। तो बड़े किसान तो आसानी से कर लेते हैं, बात छोटे किसानों की आती है। तो हमने देखा कि छोटे किसान किस तरह से अपने लिए कर्ज को एकत्र करते हैं, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब फसल उत्पाद की बिक्री, फसल तैयार हो गई, अब उसकी बिक्री कहाँ पर करेंगे। तो फसल की बिक्री, जैसे उत्पाद के तीनों कारकों का हमने प्रयोग किया, जिसमें भूमि का हमने प्रयोग किया, श्रमिक का हमने प्रयोग किया और हमने उसमें खाद बीज सभी लगाया और पैसा भी हमने उसमें लगाया और इस तरह से हमने क्या कर लिया, भूमि पर गेहूं पैदा कर लिए, कटाई की और उत्पादन हो गया पूर्ण, गेहूं निकलकर हमारे घर आ गए। इसके बाद उन गेहूं का किसान करते क्या हैं, वो उसमें से अपने परिवार के लिए कुछ हिस्सा बचा के रख लेते हैं जो उनके लिए आने वाले समय में काम आएगा, लेकिन जो बाकी का बचता है वो उसे क्या करते हैं, बाजारों में बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास तो बहुत गेहूं कम बचता है, क्योंकि उनके पास ज़मीन ही कम है, तो क्या है, बहुत कम बच पाता है, वो अपने घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही खर्च हो जाता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन ही कम होता है, जिसके कारण उनके पास अधिशेष के रूप में गेहूं नहीं बचता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रख लेते हैं। इसीलिए मझोले और बड़े किसान ही जो होते हैं वो बाज़ार की आपूर्ति करते हैं। बाज़ार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहर के दुकानदारों को बेच देते हैं। तो इस तरह से कृषि उत्पादकों को बाज़ारों में बेचा जाता है। बड़े किसान तेजपाल को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल गेहूं पैदा होता है, जिसमें हमने सविता की कहानी में जो तेजपाल पढ़ा था, वो उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, वो बड़ा किसान था, तो उससे पूरे टोटल खेत से समस्त भूमि जितनी थी उससे 350 क्विंटल गेहूं पैदा होता है। और 350 क्विंटल गेहूं तो वो अपने परिवार में खाने के लिए यूज नहीं कर सकता, तो 2, 4, 6, 10 क्विंटल अपने खाने के लिए बचा लेता है और अतिरिक्त गेहूं को रायगंज के बाज़ार में बेच देता है और जिससे वो अच्छी खासी कमाई कर लेता है। अब वो तेजपाल इस कमाई का क्या करता है, तेजपाल इस कमाई का जो पैसा है वो बैंकों में जमा कर देता है, अधिकांश पैसा को वो बैंकों में जमा कर देता है, जिसका उपयोग सविता जैसे किसानों को बाद में करता है जब खेतों की बुवाई का मौसम होता है। हाई रेट पर, तेज ब्याज दर पर उनको दे देता है। उससे बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए भी कर लेता है। एक तो ब्याज के रूप में बैंकों में जमा कर देता है, उस बैंक पूंजी को कर्ज बांटने में उपयोग कर लेता है, और वो क्या करता है, जो बचत होती है उसका एक हिस्सा अगले वर्ष खेती करनी है उसके लिए कार्यशील पूंजी के रूप में व्यवस्था करके रख लेता है। इस वर्ष तेजपाल से बचत के पैसों की एक और ट्रैक्टर की योजना बना रहा था, यानी जो तेजपाल था अब की बार उसको जो बचत हुई उस बचत से वो क्या कर रहा था, एक और ट्रैक्टर खरीदने की बात कर रहा था, योजना बना रहा था, जिससे उसके स्थिर पूंजी जो है उसमें वृद्धि होगी। कार्यशील पूंजी तो हर वर्ष खत्म होती रहती है, लेकिन जो स्थिर पूंजी है वो लगातार कंटिन्यू बढ़ती रहती है। तो इससे क्या होगा, जब वो ट्रैक्टर खरीद लेगा तो उसके पास जो फिक्स स्थिर पूंजी थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बड़े किसान इस तरह से अपना काम करते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं।